नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे विषय को छूने जा रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ये माना जाएगा कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद एक आम हिंदुस्तानी घर में इसकी वजह से इसको बुरा माना जाता है और इसकी वजह से बहुत सी समस्याएं भी होती हैं। बात मैं कर रहा हूँ शराब की। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडिंग छपी, अ फर्स्ट इन कंट्री महाराष्ट्र टू स्टार्ट होम डिलीवरी ऑफ लिकर। महाराष्ट्र सरकार के जो एक्साइज मंत्री हैं, एक्साइज वो विभाग होता है जहां पे जो शराब की कंपनीज हैं वो जब शराब बनाती हैं तो उसका टैक्स जहां कलेक्ट किया जाता है, वहां के एक्साइज मंत्री चंद्रशेखर बावन जी ने कहा है कि अब हम लोग ऑनलाइन जैसे सब्जी और दाल चावल और दूसरी चीज़ सामान मिलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उसी तरह से शराब को भी महाराष्ट्र में हम ऑनलाइन करेंगे, आपके घर पे शराब की डोर डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने जो लॉजिक दी है वो उन्होंने कहा है कि इससे एक तो सड़क पे जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उससे एक्सीडेंट होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने डेटा दिया है कि 7-8 हज़ार लोग केवल शराब पी के गाड़ी चलाने से मरते हैं। तो उनका कहना यह है कि अगर वो घर में ही मंगाएंगे तो वो एक्सीडेंट में कमी होगी और उनकी जान माल की हिफाजत रहेगी। उसमें साथ में एक एडवोकेट साहब श्रीरंग भंडारकर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। उनका कहना है इससे टाइम बचेगा, उनका कहना है इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनका ये भी कहना है कि इसमें कंज्यूमर के पास चॉइस रहेगी कि मैं कौन सी शराब पीना चाहता हूँ। अब इन सब के बाद एक ये भी है कि ये सब चीज़ें आधार से लिंक कर ली जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा बॉम्बे में खास करके आपको बता दें वहाँ पे आपको परमिट लेना पड़ता है और जो परमिट है उसमें बहुत अच्छा है, वो फॉर्म मैंने देखा है, शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम, इस तरह से वो कॉलम भरे जाएंगे और आप वो परमिट का रेफरेंस देंगे, आधार से लिंक होगा। उनका मंत्री जी का ये भी कहना है कि इससे 1 नंबर की फर्स्ट क्लास शराब आपके घर पे डिलीवर होगी, क्योंकि जो भी शराब डिलीवर होगी उसका जो बैच नंबर और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो जब फैक्ट्री से चलेगी और जब घूमते घामते एंड यूजर मतलब कंज्यूमर तक आएगी, शराबी तक आएगी, तब तक वो बिल्कुल ठीक से ट्रैक होगी कि कहीं वो स्पूरियस तो नहीं है। अच्छी बात है। हालांकि इसको एक पारोमिता गोस्वामी जी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है कि साहब ये सब ठीक नहीं है। ये तो कल की बात थी, रविवार को 14 अक्टूबर को। आज 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मतलब वही टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर एक खबर छपी कि ऑनलाइन लिकर बुकिंग होम डिलीवरी रैकेट बस्टेड, वन हेल्ड। अब ये जो काम महाराष्ट्र सरकार सोच रही थी वो हमारे कोई अच्छे एंटरप्राइजर ने एक piopilav.com के नाम से एक साइट ऑलरेडी सर्विस कर रहे थे कानपुर में। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ था, 180025855900। आप उस पर फ़ोन करिए, आप अपनी चॉइस की शराब बताइए और वो शराब आपके बताए हुए जगह पे वो डिलीवर कर देते थे। वो 50 रुपया पर बॉटल अपनी फीस लेते थे, जो मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों में बहुत रीजनेबल फीस है। तो अगर अब मैं ये सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि ये हम लोगों को पॉलिसी को लेके, हम लोगों को शराब को लेके अपनी पॉलिसी अपने वो आज भी क्लियर नहीं है। खैर, इन साहब को एक्साइज वालों ने ट्रैप किया और फिर इनसे शराब मंगाई 2 बोतल और इनको फिर पकड़ लिया और पकड़ के इनकी बेचारे की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली और शराब तो जब्त करनी ही करनी थी और इनको जेल भेज दिया गया। इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको जरा आज हिंदुस्तान में शराब की स्थिति बता दूं। देश में शराबबंदी 5 स्टेट में पूर्ण शराबबंदी है। सबसे पहले इसमें गुजरात में थी, हालांकि ये सब उसके बाद बिहार में हाल के दिनों में जब नीतीश जी चुन के आए तो उन्होंने यहाँ शराबबंदी की। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी शराबबंदी है, मतलब प्रोहिबिशन है। लेकिन इसके उलट एक चीज़ और है कि मेरे पास 2015-2016 के आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े सब जगह के नहीं हैं। जो किसी भी स्टेट में जो रेवेन्यू आता है, टैक्स रेवेन्यू का ये एक बड़ा कंपोनेंट होता है।
1/5 ऑफ द रेवेन्यू, 1/5 हिस्सा मोटे तौर पे 5वें नंबर पे रहता है। 1/5 हिस्सा रेवेन्यू केवल शराब से आता है। मेरे पास 15-16 के आंकड़े हैं। तमिलनाडु में 29,672 करोड़ आया था 2015-16। हरियाणा में 19,703 करोड़, महाराष्ट्र में 18,000 करोड़, कर्नाटका में 15,332 करोड़, यूपी में 14,083 करोड़। और एक जगह जिसको ये बहुत माना जाता है कि बहुत खाने पीने वाले लोग रहते हैं, वो पंजाब में सरप्राइजिंगली 10 नंबर पे पंजाब था, जहां पे केवल 5,000 करोड़ इससे आया था। ये मैं फिगर्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये निर्णय लेने में इसके बाद जो प्रश्न उठेगा उसमें आसानी होगी। यूपी का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू का 2018-19 का जो बजट है, उसके अनुसार 1,22,000 करोड़, 1,22,700 टू बी स्पेसिफिक करोड़ रुपए आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू आना चाहिए। उसमें से जीएसटी करीब 40% है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट की एक्साइज ड्यूटी, जिसमें एक कंपोनेंट जो शराब यहां अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही होती है, उसकी फैक्ट्री को एक एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। और बाकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टोटल जो एक्साइज ड्यूटी है वो 23,000 करोड़ की है, करीब करीब 18%, 18.7%। दूसरा एक सेल्स टैक्स है, जो स्टेट सेल्स टैक्स है, वो मुख्य रूप से शराब और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। ये भी करीब 22,078 करोड़ है, 18%। तो एक्साइज और सेल्स टैक्स मिला के करीब करीब 45,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, जो मोटे तौर पे 36-37% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। उत्तर प्रदेश की शराब नीति के बारे में भी बता दूं। शराब नीति पे आने से पहले एक मुरादाबाद के व्यापारी थे, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देशी शराब के ठेके के बाहर एक मूंगफली और चने का जो चखना बोलते हैं, उसका एक ठेला लगाते थे। और उन्होंने वहां से ऐसी तरक्की की कि पिछले करीब 12-14-15 साल से या 12-14 साल से वो उत्तर प्रदेश के शराब व्यवसाय को करीब करीब वो उनकी मोनोपोली है। सरकार कोई भी आया जाए, हालांकि बीच में उनके कुछ मतलब फैमिली डिस्प्यूट में वो नहीं रहे। मायावती जी की सरकार में उनकी तूती बोलती थी। वो शराब से चल के उन्होंने रियल एस्टेट में आए और रियल एस्टेट से वो अब पिक्चरें भी बहुत बना रहे हैं। जब मायावती जी की सरकार गई तो ऐसा माना गया कि अब इनकी छुट्टी होगी, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में भी उनकी वैसी ही तूती बोलती रही। और ऐसा माना जाता था कि एक्साइज डिपार्टमेंट का मतलब वो एक व्यक्ति विशेष ही थे, और इधर भी उनकी वो चली। नई सरकार ने आके काफी कुछ चेंज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रैल और मई 2018 में हम लोगों ने करीब 75% पिछले साल इन 2 महीनों के मुकाबले ज्यादा शराब से रेवेन्यू कमाया है। अब इस रेवेन्यू का 3-4 कारण दिए जाते हैं, जो बड़े कारण हैं। एक तो राइज ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ा है कि यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है, यहाँ कंजम्पशन, यहाँ पीने वाले भी बढ़ गए हैं। सरकार के लोग ये कहते हैं कि यहाँ ब्लैक मार्केट को हमने कंट्रोल किया है। और एक इनडायरेक्ट कारण ये भी रहा है, सिर्फ इस साल नहीं, पिछले कई वर्षों से, पिछले 2-3 वर्षों से, कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से हमारे यहाँ से शराब का की खपत और बढ़ गई है, क्योंकि लोग यहाँ से लेके बिहार में जा ही रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश की नई जो बीजेपी सरकार है, उसके रिजीम में 3 नई डिस्टिलरी शुरू हुई हैं, हरियाणा हरदोई में, साथ ही आजमगढ़ में और स्नेह रोड बिजनौर में। मतलब 3 नए शराब की फैक्ट्री शुरू हुई। और शराब फैक्ट्री की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है त्रिवेणी वालों, बलरामपुर, मनकापुर और बभनान में, जो ऑलरेडी शराब की फैक्ट्री थी। और कुछ शराब की फैक्ट्री जो बंद पड़ी थी उसको भी इस रिजीम में खोला गया है, ब्रजनाथपुर, गाजियाबाद की ऑर्गेनिक और नवाबगंज गोंडा। ये मैं बात आपसे इस रेफरेंस के तहत कह रहा हूं कि अब अपने को एक नीति बनाने की जरूरत है। अपने को यह सोचना है कि आप शराब बंदी की तरफ रहेंगे कि आप शराब को एज एनी अदर बिजनेस प्रमोट करने की बात करेंगे। उसका कारण एक है
गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन सबको पता है वहां शराब मिलती है। बिहार में शराब बंदी है, सबको पता है वहां शराब मिलती है। तो हमें एक राष्ट्रीय स्तर पे एक दिशा में सोचना है, और खास करके आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो सरकार कल के दिन काम करने जा रही है, उसी को अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आज मतलब एक तरह से कोई एक नया स्टार्टअप बिजनेस, मैं तो इसको बोलूंगा, उसको मतलब वो एक आपके घर पे एज अ सर्विस प्रोवाइडर शराब पहुंचा रहा है, तो उसको आप पकड़ के बंद कर दे रहे हैं और किन्हीं भी कानून के तहत। तो ये निर्णय आपको करना है। ये वैसा ही निर्णय है जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर ही का एक डिपार्टमेंट है नशा मुक्ति, शराबबंदी। तो ये तो हमको मतलब एक तरफ एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर जोर रहता है कि आपको इतना रेवेन्यू लाना है, और उसी तरफ उसी डिपार्टमेंट का एक जो विभाग है वो ये लगाया रहता है कि नहीं आपको शराबबंदी। तो भाई किसका क्या क्राइटेरिया है? हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें हम लोग कंफ्यूज हैं। सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी। नीति में इसलिए कह रहा हूं कि आज जब आप ग्लोबल बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में ये भी आपके विचारों पे कितना पाबंदी है, आपके खान पान पे कितनी पाबंदी है, ये भी माना जाता है। और आज ऐसा कौन सा ये देखते देखते हम लोगों के हुआ है। हालांकि अब शादी विवाह में खुलेआम शराब पी जाने लगी है। हम लोग इससे मुंह मोड़ लें या इसको ना माने, वो अलग बात है। आज सामाजिक रूप से शराब हर घर में खराब चीज मानी जाती है, लेकिन सामाजिक रूप से इसको ज्यादा लोग पीने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को भी एक मन बनाना होगा कि हम इसको परस्यू करेंगे या हम इसको शराबबंदी की तरफ हैं, क्योंकि उसी पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसी पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो इसको आप क्या करना चाहते हैं, यह आपको तय करना होगा। चलते चलते एक जानकारी मैं आपको और दे दूं। उत्तर प्रदेश में अगर एनसीआर, दिल्ली से आप एक बोतल से ज्यादा शराब लेके उत्तर प्रदेश में सील्ड मतलब पैक्ड एक बोतल से ज्यादा लेके घुसते हैं, तो आपकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट के तहत गिरफ्तारी होगी। आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। 5,000 रुपया या उस शराब के 10 गुना जो उसकी कॉस्ट या रेवेन्यू लॉस है, उतने आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। लेकिन जैसे आप किसी के पास जाइए ना, तो पंडित जी कहते हैं भाई ये डेट नहीं है या लड़का मंगला है, तो आप कहते हैं कोई रास्ता बताइए। तो उसी तरह से उसका एक रास्ता ये है कि अगर आप शराब की बोतल खोल दे रहे हैं, इफ इट इज नॉट सील्ड, तब आप इस कानून से बच जाते हैं। तो मतलब ये अजीब सा कानून है। शराब की बोतल पकड़े जाएं तो इतना, शराब की बोतल खुली तो ये माना जाएगा कि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। तो भाई एक कोई नीति बना लो। हमारे हिसाब से तो आज जब दुनिया में आप इन्वेस्टमेंट दुनिया से लाने की बात कर रहे हैं, तो अब शराबबंदी एक मॉरलिस्टिक उसमें उस तरह से तो बहुत अच्छी बात लग सकती है, लेकिन अब ये संभव नहीं है। तो इसमें जो आज की तारीख में जरूरत है, आप जो शराब की दुकानें आपने स्कूल के बगल में, आप रेजिडेंशियल एरिया में जिस तरह से खुलेआम खोल रहे हैं, जिस तरह से आप मॉडल शॉप खोल रहे हैं जो बेसिकली बैठ के, और जिस तरह से लोग बैठ के उसमें पी रहे हैं, जिस तरह से उस पर कड़ाई होनी चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। और जिन 2 लोगों को या एक आदमी को, बेचारे कौन सज्जन है, मैं उनका नाम बताता हूँ, आशीष कुमार जी जो कानपुर में पकड़े गए हैं। अरे भाई उनको तो आप स्टार्टअप कैपिटल लगा के कुछ मेक इन इंडिया टाइप नया उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, उनको थोड़ा उत्साहित दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।